यूजीसी नेट जेआरएफ शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड अध्याय 1 कक्षा में छात्र व्यवहार नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। समूह व्यवहार ग्रुप बिहेवियर को नियंत्रित करना शिक्षक के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। भौतिक वातावरण से परे कक्षा के वातावरण में सामाजिक और भावनात्मक पहलू भी सक्रिय रूप से समाविष्ट हैं। कक्षा भी एक प्राणी की भांति महसूस करती है। छात्र भी ऐसे वातावरण में पनपते हैं जहां वे सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति में समान रूप से विश्वास रखते हों। शिक्षा संस्थानों के मुख्याध्यापक एवं प्रबंधक इसके लिए उचित पहल करें। यह निश्चित रूप से सदैव से शिक्षकों के लिए एक आसान कार्य नहीं है, परंतु कई सकारात्मक रणनीतियां हैं जो शिक्षा के लिए उचित पर्यावरण को संरचित करने में सहायक होती हैं। शिक्षक की कक्षा में प्रारंभिक सत्र में अभिवृत्ति और कार्य भविष्य के लिए कक्षा की रूपरेखा तैयार कर देते हैं। नेट परीक्षा में कक्षा में अनुशासनहीनता और इसके समाधान से संबंधित अनेक बार प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मनोवैज्ञानिक पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। यह मूलतः शिक्षण कार्य चातुर्य से संबंधित हैं। इसमें शिक्षकों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि शिक्षार्थियों की भावना या वे शारीरिक रूप से चोटिल न हों। यदि कोई दंड हो तो उचित और निष्पक्ष होना चाहिए और कभी जानबूझकर दिया हुआ गोचर नहीं होना चाहिए। हर शिक्षक इस बात के लिए प्रयासरत रहता है कि यह शिक्षण उद्देश्यों को भलीभांति पूरा कर सके। उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी दांव पर रहती है। फिर भी कई बार अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति को निम्नलिखित उपायों से निपटाया जा सकता है। अगर शिक्षक अनुशासनहीनता पर तुरंत उचित कार्रवाई न करे तो वह शिक्षार्थी का स्वभाव बन सकता है। यदि कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो तो शिक्षक को तुरंत शिक्षण रोक देना चाहिए। इससे शिक्षार्थियों में यह संदेश जाता है कि शिक्षक शिक्षण को लेकर गंभीर है और कक्षा में दुर्व्यवहार सहन नहीं करेगा। अगर कक्षा उत्तरोत्तर अनुशासनहीन बनती जाए तो यह इस बात की ओर इंगित करता है कि पाठ्य वस्तु या इसको सिखाने का ढंग नीरस है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपनी कार्यनीति में तुरंत परिवर्तन लाना चाहिए। वह छात्रों को ऐसे कार्य में संलग्न करें जिसमें उनका हित एवं रुचि हो। उदाहरण के लिए उन्हें किसी लिखित कार्य में लगा दें। यदि एक विशेष छात्र अनुशासनहीन हो तो शिक्षक उसे कक्षा से बाहर भी परामर्श दे सकता है। शिक्षक विशेष परिस्थितियों में छात्रों के अभिभावकों से भी वार्तालाप कर सकता है। हास्य का कक्षा में प्रयोग। हास्य उत्पन्न करना भी एक कला ही है। हास्य को विज्ञान भी कहा गया है। यह एक प्राकृतिक सार्वभौमिक क्रिया है। कक्षा का हास्य में होना शिक्षक एवं शिक्षार्थी के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार से लाभकारी है। आज के युग में बल्कि जीवन जटिलतर होता जा रहा है। हास्य से मानसिक तनाव कम होता है और मन को विश्राम मिलता है। हर शिक्षार्थी मुस्कुराहट और हास्य प्रवृत्ति वाले शिक्षक की सराहना करता है। हास्य कला एक संक्रामक प्रक्रिया है जो कि संबंधों को सुदृढ़ बनाती है। यह एक प्रभावी विज्ञापन रणनीति है। कार्टून की सहायता से शिक्षण एक बहुत प्रभावी विधि है। संक्षेप में कहें तो कक्षा में छात्र हास्यजनक उपाख्यानों से आनंदित रहते हैं। मस्तिष्क अधिक क्रियाशील होता है। पाठ्य वस्तु से होने वाली
नीरसता की संभावना कम हो जाती है और इससे कक्षा में छात्र उपस्थिति बढ़ती है। परंतु हास्य कितनी मात्रा में हो और किस स्तर का रहे, पाठ्य एवं हास्य में संतुलन बनाना एक शिक्षक के लिए चुनौती है। उसको समय समय पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र अनुशासन में भी रहे। जब भी हम जीवन में धनात्मक परिवर्तन चाहते हैं, उसका अर्थ है कि हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव। यदि कोई प्रश्न बहुत ही सरल या अल्पमति वाला हो, तब भी उसे ऐसा चिन्हित करना उचित नहीं होगा। शिक्षार्थी को उनके पुनर्ज्ञान के आधार पर कुछ और तथ्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के लिए प्रतिपुष्टि करना आवश्यक है, जैसे कि शाबाश, प्रश्न रोचक या रचनात्मक है, आपने काफ़ी अध्ययन किया हुआ है आदि। इससे सभी छात्रों की प्रेरणा मिलती है और कक्षा का वातावरण सकारात्मक बनता है। शिक्षक को यह संदेश देना चाहिए कि अच्छे प्रश्न पूछना उनके विचार एवं ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। शिक्षक को कम या प्रश्न न पूछने वाले विद्यार्थियों के साथ समानुभूति होनी चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि वे सहजता से प्रश्न पूछ सकें। केवल कुछ ही विद्यार्थियों को कक्षा में आधिपत्य स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। हर विद्यार्थी को प्रश्न पूछने का समान अवसर मिलना चाहिए। यदि एक कक्षा होने के नाते अपने कोई कठिन प्रश्न पूछ लिया और विद्यार्थियों से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो शिक्षक को या तो कोई संकेत देना चाहिए या उस प्रश्न के कठिन भाग से संबंधित ऐसी जानकारी दें ताकि विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न हो। शिक्षक यह कह सकता है, शायद इसको मैंने पहले कुछ शीघ्रता से वर्णित किया, हम इस पर दोबारा चर्चा करेंगे इत्यादि। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बने बनाए उत्तर नहीं देने चाहिए। शिक्षक को ऐसी स्थिति देनी चाहिए कि उन्हें स्वयं ही उत्तर मिल जाए। प्रश्न को कुछ छात्रों के समूह के सामने भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वे इस पर चर्चा करें और तत्पश्चात उत्तर तक पहुंचने से सुगमकर्ता का कार्य करें। यदि एक ही प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हों, तो शिक्षण नीति का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। शिक्षक यह कह सकता है कि कभी कभी मुझसे एक विषय वस्तु से दूसरी पर जाने में शीघ्रता हो जाती है। शिक्षक को ऐसा कहने से बचना चाहिए कि जब मैंने समझाया आपने ध्यान नहीं दिया, या इसको पहले भी बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। ऐसा कहना विद्यार्थियों द्वारा नकारात्मक रूप से लिया जा सकता है। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी। अधिगम एक मौलिक, सतत और एक आजीवन प्रक्रिया है। यह हम मानवों के आंतरिक और बाह्य पर्यावरण में सफल अनुकूलन के लिए भी आवश्यक है। यह अधिगमकर्ता की बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए। यहाँ हम सबकी से पहले किशोरावस्था और वयस्कावस्था में सीखने की अवधारणाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके बाद दोनों की तुलना करते हैं। किशोरावस्था का अर्थ है पहचान प्राप्त करने के लिए उभरना। यह मन और व्यवहार के परिपक्व होने का समय है। यह एक आयु नहीं है, लेकिन एक मंच है। इसे 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक किशोरावस्था 10 से 12 वर्ष, हाथ, पैर और बाद में अन्य अंगों में वृद्धि। यहाँ स्वतंत्रता और गोपनीयता की मांग रहती है, इसलिए संघर्ष की भी संभावना है। मध्य किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष, विशेष रूप से लड़कियों में शारीरिक और आनुवंशिक विकास होते हैं। लड़कियों के व्यक्तिगत कौशल में तेज, निष्ठा और प्रतिबद्धता अधिक विकसित होती है। व्यवसाय और शिक्षा के लिए निर्णय लिए जाते हैं। युवावस्था के विकास का शारीरिक प्रभाव आत्मचित्र में सम्मिलित हो जाता है। देर से किशोरावस्था 16 से 19 वर्ष, यह वयस्कता की ओर एक परिवर्तन है। किशोरावस्था के अंत में
करियर के फैसलों का पता लगाया जाता है। बच्चा धीरे धीरे परिवार में लौटता है एक नए उद्देश्य के साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 10 से 19 वर्ष के बीच की आयु को किशोरावस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। हाल ने किशोरावस्था का वर्णन तूफान और तनाव अवधि के रूप में किया है, जो आधुनिक समाजों में बढ़ती विकास अवधि को दर्शाता है। इस अवस्था को मार्गरेट मीड ने भी मान्यता दी थी। शैक्षिक रूप से किशोरावस्था उच्च विद्यालयों और प्रारंभिक कॉलेजों में बिताया जाने वाला समय है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह संक्रमण का काल है, जिसके दौरान संज्ञानात्मक, शारीरिक, व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। सामाजिक रूप से यह आश्रित बच्चों के आत्मनिर्भर वयस्क में परिवर्तन होने की अवधि है। चिकित्सा की दृष्टि से किशोरावस्था की शुरुआत शरीर के विकास के साथ हार्मोनल परिवर्तन से होती है। भारत में किशोर पश्चिम देशों की तुलना में कई वर्षों तक अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। भावनात्मक निर्भरता को विलंबित किशोरावस्था के रूप में भी कहा जाता है, जो 23 वर्ष तक और यहाँ तक कि 25 वर्ष तक भी हो सकता है। शैक्षिक उपलब्धियाँ। किशोर स्कूल में अधिक समय व्यतीत करते हैं। किशोरावस्था के दौरान शैक्षणिक उपलब्धि की भविष्यवाणी पारस्परिक, आंतरिक प्रेरणा और संस्थागत कारकों द्वारा की जाती हैं। यह भविष्य के करियर के अवसरों के लिए मंच निर्धारित कर सकता है। खेल, कला और शिल्प भी कुछ भूमिका निभाते हैं। इस चरण में माता पिता द्वारा बच्चे पर अधिक से अधिक ध्यान देने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। माल्कम कनोलेस अंडरगोजी सिद्धांत के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्होंने वयस्क शिक्षार्थियों की निम्नलिखित विशेषताओं की पहचान की है: अधिक स्वायत्त और स्वनिर्देशित, लक्ष्य उन्मुख और व्यावहारिक, प्रासंगिक उन्मुख और कुछ सीखने के लिए कम से कम एक कारण देखें। वयस्क शिक्षकों के प्रति सम्मान दिखाया जाना चाहिए। वयस्क प्रशिक्षकों के लिए उस अनुभव राशि को स्वीकार करना आवश्यक होना चाहिए जो वयस्क प्रतिभागी कक्षा में लाते हैं। इससे कक्षा में सम्मान की भावना बनी रहती है। आजकल के बच्चे अधिक जानते हैं, अधिक सीखते हैं और अधिक चाहते हैं। यह तर्क, घर्षण और दुख पैदा कर सकता है, जो सभी को अपने माता पिता की अपेक्षाओं से भी अधिक अग्रणी बनाते हैं। वयस्क स्वेच्छा से सीखते हैं। उन्हें नए कौशल का अभ्यास करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। उनके पास कई जिम्मेदारियां हैं और सीखने के लिए कम समय है। वे भागीदारी से सीखना पसंद करते हैं। उनके पास अपना आत्मसम्मान और अहम की भावना है। वे परिणामों के संदर्भ में सीखने का मूल्यांकन करते हैं। वयस्क शिक्षा एंड्रागोजी नामक एक दर्शन पर आधारित है, जो वयस्कों के अधिगम ग्रहण करने की कला और विज्ञान है। वयस्क शिक्षण के मार्गदर्शक सिद्धांतों को लागू किए जाने से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। लोग जो जानते हैं उसमें परिवर्तन होता है। क्या कर सकते हैं में परिवर्तन आता है। लोग क्या सोचते हैं उसमें परिवर्तन आता है। लोग वास्तव में क्या करते हैं उसमें परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार के शिक्षण में अधिगमकर्ता के ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल पर बल दिया जाना चाहिए। सामाजिक विकास। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा अर्जित व्यवहार की नकारना ही सामाजिक अधिगम है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार व्यक्तिगत अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। बंडूरा ने एक बालक पर बेबी डॉल प्रयोग किया। बंडूरा द्वारा एक बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई गई, जिसमें से प्रथम मूवी
सामाजिक मूल्य पर आधारित थी। इसको देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। इसी प्रकार दूसरी प्रेम पर तथा तीसरी हिंसात्मक थी। इसमें सामाजिक अधिगम के 4 उपाय बताए हैं: ध्यान, अवधारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्सुधार। सामाजिक अधिगम के निम्न 4 कारक बताए गए हैं: अभिप्रेरणा, स्वनियंत्रण, स्वविवेक, स्वनिर्णय, स्व अनुक्रिया। संभवतः बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद को ही माना गया है। बच्चों के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार को प्रदर्शित करने से उस बालक में वांछित गुणों का समावेश किया जा सकता है। सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण है। बच्चे के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए तथा अनैतिक मॉडल से बचना चाहिए। मार्गरेट मीड ने किशोरों के व्यक्तित्व के विकास में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। मीड ने स्टोर्म एंड स्ट्रेस को शांत और क्रमिक रूप से में बचपन से वयस्कता में संक्रमण और वयस्क भूमिकाओं की एक आसान स्वीकृति के रूप में माना। यह एक समाज में अपेक्षाकृत तनाव मुक्त क्षेत्र है। हैरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड ने किशोरावस्था को एक सांस्कृतिक घटना के रूप में भी वर्णित किया है। किशोरावस्था का सांस्कृतिक पहलू बताता है कि 2 मुख्य घटक हैं: एक तीव्रता से बढ़ता हुआ जीवन, बच्चे और वयस्क की भूमिकाओं के बीच बढ़ती अतिव्याप्ति, संघर्ष, मूल्यों, भावनात्मक तनाव और अत्यधिक दृष्टिकोण का सामना करते हुए किशोरों को बुरा लग सकता है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और व्यक्तिगतकरण के साथ बाल अपराधों की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। तीव्र विकास और संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तन के साथ स्वयं और दूसरों के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बढ़ती जागरूकता आदि को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि किशोरावस्था एवं संक्रमणकालीन अवधि है। किशोरावस्था में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं: आत्म अवधारणा या स्वयं को पहचान के लिए खोज, निर्णय लेने के लिए अधिक स्वतंत्रता की मांग है, वे सही मूल्यों और गलत मूल्यों के बारे में अधिक सोचते हैं। पीयर प्रेशर भी बढ़ता है, वे विभिन्न तरीकों से संवाद कर रहे हैं। इंटरनेट, सेल फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से इस अवस्था के दौरान सामाजिकीकरण प्रभावित होता है। सहकर्मी समूह मुख्य रूप से एकल सेक्स से मिश्रित सेक्स तक विकसित होते हैं। दीर्घ अवधि तक प्रतिबद्धता के बजाय रोमांटिक रिश्ते अधिकतर अल्पकालिक होते हैं। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मनोवैज्ञानिक संज्ञान का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है। इसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान, प्रत्याह्वान और व्याख्या आदि भी आते हैं। विकिपीडिया पर प्राप्त जानकारी के अनुसार संज्ञान में मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वयीकरण होता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग गुस्ताव नाइसर ने वर्ष 1967 ईस्वी में किया था। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर बल देता है कि मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है और किस प्रकार से उसका उत्तर भी देता है। संज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम और भाषा के प्रयोग का समावेश होता है। जब हम शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हैं तो इसका अर्थ है कि हम तथ्यों और अवधारणाओं की समझ पर बल देते हैं। यदि हम विभिन्न अवधारणाओं के मध्य से के संबंधों को समझ लेते हैं
तो हमारी संज्ञानात्मक समझ में वृद्धि होती है। संज्ञानात्मक सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार महसूस करता है और किस प्रकार व्यवहार करता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया अपने अंदर ज्ञान के सभी रूपों तथा स्मृति, चिंतन, प्रेरणा और प्रत्यक्षण को शामिल करती हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः दो बातों को महत्वपूर्ण माना है। पहला संगठन और दूसरा अनुकूलन। संगठन से तात्पर्य बुद्धि में चल रही विभिन्न क्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क सभी के संगठित होने से है। एक बालक के वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक कार्य नहीं करती हैं, बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन का ही परिणाम है। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। संवेदिक पेशी अवस्था जन्म के 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। मनोवैज्ञानिक विकास, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। शिक्षा तथा मनोविज्ञान को जोड़ने वाले प्रमुख कड़ी मानव व्यवहार है तथा शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण में अधिगम क्रियाकलापों से ही होता है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों, विधियों का शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों, नियमों तथा सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्ययन तथा सीखने से। मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन सभी ज्ञान और विधियों को शामिल किया जाता है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। कालेस्निक मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा में अनुप्रयोग करना शिक्षा मनोविज्ञान है। एलिस क्रो शिक्षा मनोविज्ञान मानव प्रतिक्रियाओं के वैज्ञानिक रूप से व्युत्पत्ति सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करना है जो शिक्षण और सीखने को प्रभावित करते हैं। क्रो एंड क्रो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्यान करता है। स्टीफन शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा शिक्षक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है तथा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। जर्मन दार्शनिक हर्बर्ट को वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आधार प्रदान करने का श्रेय जोहन हाइनरिच पेस्टालोजी द्वारा किया गया। यह विधायक और नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान है। विधायक विज्ञान तथ्यों पर जबकि नियामक विज्ञान मूल्यांकन पर आधारित होता है। शिक्षा का स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। भावनात्मक परिवर्तन अनुसंधान इस बात को इंगित करता है कि भावनाओं को बुद्धि अधिगम से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि शिक्षार्थी तनावग्रस्त है, अत्यधिक चिंतित है, तो यह अधिगम में इतना सक्षम नहीं होगा। भूमि का भ्रम इस बात का सूचक है कि किशोरावस्था के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया जा सकता है। किशोरों को नैतिकता और बहुल महत्वाकांक्षी होने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जीवन के पक्षधर हैं। उन्हें
अनुमेय वातावरण पसंद है ताकि माता पिता और शिक्षक उनके प्रति आदर करें। वे स्वभाव से विद्रोही होते हैं। किशोरावस्था में चेतना तथा विवेक का गठन होता है। किशोरों में धर्म, ईश्वर, पूजा, प्रार्थना और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए स्वामित्व की लालसा रहती है। हाल का कहना है कि इस समयावस्था में अधिक शारीरिक परिवर्तन अधिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का कारण बनते हैं। व्यक्तित्व निर्माण के लिए किशोरावस्था अधिक महत्वपूर्ण होती है। एनी का मानना है कि कामेच्छा जो विलंबता के वर्षों के दौरान शांत हो जाती हैं, किशोरावस्था में फिर से जागती हैं और अहंकार और कामत्व के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने की धमकी देती हैं। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था पहचान के संघर्ष और पहचान के भ्रम का समाधान करती है। प्रारंभिक जीवन और संज्ञानात्मक परिवर्तन में लड़कियों के परिणाम लड़कों की तुलना में अच्छे नहीं आते हैं। यह तथ्य निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। मानव में भावनात्मक परिवर्तन एकल रूप से में नहीं बल्कि वंशाणु, मस्तिष्क, पर्यावरण, अनुभवों और संस्कृति के संदर्भ में भी चलते हैं। यह हमारे विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यहाँ शारीरिक बनावट और परिवर्तनों के बारे में भी चेतना सक्रिय रहती है। यह मूल रूप से सोच और अभिनय का एक अजय सोपान है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य की अहंकार संबंधी समस्याएं प्रभुत्व, उपलब्धि, प्रतिधारण, ध्यान, स्वायत्तता, अधिग्रहण, संज्ञान और विनाश के रूप में आते हैं। मॉफिट मुख्य रूप से किशोर अवस्था तक सीमित असामाजिक व्यवहार को परिपक्वता अंतराल के परिणाम स्वरूप मानते हैं। बाद की अवस्था में उसमें सुधार की संभावना रहती है, परंतु शिक्षार्थियों को संयम बरतने की आवश्यकता रहती है। पर्यावरणीय कारकों में आनुवंशिक परिवर्तन को विभेदक संवेदनशीलता प्रतिरूप कहा जाता है। इन विविधताओं को दूसरों की तुलना में जोखिम भरा माना जाता है। किशोरों के विकास में व्यक्तिगत अंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपवित्र त्रय इन्हें मादक द्रव्यों के सेवन, हिंसा और आरंभिक यौन प्रयोग के रूप में प्रस्तुत करता है। हमारे ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों के त्याग को बहुत महत्व दिया गया है। ये हमारे मानसिक चिंता का कारण भी है, इसलिए इनको चिन्हित करके इनका त्याज्य महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन पूर्ण त्याज्य शायद संभव भी नहीं। एक मत के अनुसार मानव व्यक्तित्व की 5 प्रमुख कमजोरियां इसके आध्यात्मिक सार से भिन्न हैं और उन्हें चोर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे एक व्यक्ति की अंतर्निहित सामान्य ज्ञान की चोरी करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर द्वारा विकास के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? तो इसका एक भी ठोस प्रचालनात्मक चरण। और निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक सर्वोत्तम तरीके से शिक्षार्थियों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का वर्णन करती है? तो इसका पहला आंसर है, पहला अपनी और दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ, और चौथा तर्कसंगत सोच विकसित करना, और 5वां प्रगतिशील होना और आलोचना स्वीकार करना। आगे वयस्क शिक्षार्थी, अडल्ट लर्नर। वयस्कता को अधिकतर आयु या संज्ञानात्मक परिपक्वता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जबकि भारत में वयस्कता 15 से 35 वर्ष के बीच परिभाषित की जाती है। आर्थिक सहयोग और विकास के लिए यूनेस्को और संगठन इसे 24 से 65 वर्ष के बीच परिभाषित करता है। वयस्क सीखने की प्रक्रिया व्यवस्थित सीखने की प्रक्रिया हो सकती है और औपचारिक
या गैर औपचारिक या अनौपचारिक हो सकती है। यह स्व सलाह या कॉर्पोरेट प्रायोजित हो सकती है। पूर्णकालीन या अंशकालीन शिक्षार्थी के रूप में की जा सकती है। वयस्कता के महत्वपूर्ण लक्षण। वयस्क केवल बड़े हुए बच्चे नहीं हैं, वयस्क बच्चों से अलग तरह से सीखते हैं। परिपक्वता के साथ एक व्यक्ति की आत्म अवधारणा एक आत्मनिर्देशित व्यक्ति होने के लिए एक गंभीर व्यक्तित्व होने से चलती है। वयस्कता वह अवस्था है जहाँ तक जो है संक्रमण होता है। वयस्क अनुभवात्मक शिक्षार्थी हैं। व्यक्ति अनुभव से बढ़ते धन को संचित करता है, जिसका उपयोग पर्यावरण की समझ बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षक से अधिक वयस्क जान सकते हैं। परिपक्वता के साथ सीखने की तत्परता सामाजिक भूमिकाओं के विकास कार्यों के लिए उन्मुक्त हो जाती हैं, लेकिन सामग्री प्रासंगिक और वैध होनी चाहिए। जीवन आवेदन महत्वपूर्ण है। परिपक्वता के साथ समय परिप्रेक्ष्य एक स्थगित आवेदन से तत्काल आवेदन में से एक में चला जाता है। यह परिवर्तन विषय केंद्रितता से समस्या केंद्रित तक का है। वयस्कों की समस्याओं को हल करने में आनंद मिलता है। यहाँ सीखने की प्रेरणा तेजी से आंतरिक है। व्यक्तित्व की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। वयस्क शिक्षार्थी अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, वे सफल होना चाहते हैं। भारत में एक वयस्क शिक्षार्थी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे जीवन के आरंभिक वर्षों में औपचारिक शिक्षा का कोई अवसर नहीं मिलता। वयस्क अधिगम सिद्धांत, इसमें नेतृत्व, अनुभव, अपील, सम्मान, नवशैली, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ। इस यूनिट की सभी बुनियादी बातें ऑफलाइन कक्षा के परिवेश में लिखी गई हैं। यहाँ शिक्षार्थी को एक भौतिक वातावरण भी मिलता है। उनका आपस में सीधे रूप से वार्तालाप भी हो पाता है। यदि मोटे तौर पर कक्षा को इंटरनेट या अन्य तकनीकी सुविधाओं के साथ व्यवस्थित किया जाए तो उसको ऑनलाइन कक्षा कह सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑनलाइन कक्षण को गहन रूप से समझने का प्रयास किया है। ऑनलाइन पद्धतियाँ, मूडल को सबसे अच्छा ओपन सोर्स ऑनलाइन अधिगम सिस्टम माना जाता है। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट VLE को मैनेज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट MLE, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS और कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम CMS, लर्निंग सपोर्ट सिस्टम LSS या लर्निंग प्लेटफॉर्म LP आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसका प्रयोजन कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए एक सकल सुसंगत और सहज ज्ञान कोर्स उत्पन्न करना होता है। मुक्त विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थान तीव्रता से VLS का सहारा ले रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को शिक्षा देने का एक प्रभावी ढंग है। इसमें वीडियो, PDF, पॉडकास्ट आदि का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा का सर्वाधिक लाभ यह है कि यह छात्रों को उनकी सुविधा के किसी भी स्थान से कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देता है। इसमें छात्रों तक पहुंचने के लिए व्यापक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑनलाइन व्याख्यानों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है और भविष्य के संदर्भ के लिए साझा किया जा सकता है। इस प्रकार ऑनलाइन शिक्षण छात्रों को शिक्षा में समय और स्थान की पहुंच प्रदान करता है। ऑनलाइन शिक्षण कंप्यूटर और ICT के माध्यम से अधिगम को सुविधाजनक बनाने का एक सुनियोजित प्रयास है। यह संवादात्मक और अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करता है। यह समय, स्थान और गति के संदर्भ में लचीलापन प्रदान करता है। क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं घर या पसंद के स्थान से ली जा सकती हैं, इसलिए छात्रों के पाठ छूटने की संभावना कम होती है। यह भागीदारी और सुलभता प्रदान करता है। यह विशेषज्ञता
और गुणात्मक विषय वस्तु प्रदान करता है। यह शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रशिक्षण का सबसे अच्छा संसाधन है। वह अधिगम का सक्षम, निर्धारित गति का कुशल बनाता है। यह प्रशिक्षण के आसपास केंद्रित रहता है। समय और स्थान की पहुंच। ऑनलाइन सीखने का एक अन्य लाभ वित्तीय लागत कम करना है। ऑनलाइन सीखने से छात्र परिवर्तन, छात्र भोजन और सबसे महत्वपूर्ण अचल संपत्ति के लागत बिंदु समाप्त हो जाते हैं। इसके महत्व अतिरिक्त एक कागज रहित अधिगम का अनुभव रहता है, जो कि पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। हर छात्र को सीखने की अलग शैली होती है। कुछ छात्र दृश्य से सीखने वाले होते हैं, जबकि कुछ छात्र ऑडियो के माध्यम से सीखने पसंद करते हैं। कुछ एकल स्वभाव के छात्र बड़े समूहों से विचलित हो जाते हैं। अपने विकल्पों और संसाधनों की रेंज के साथ ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली को कई तरीकों से व्यक्तिकृत किया जा सकता है। यह प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को अनुकूल सीखने का एक आदर्श वातावरण बनाने का सबसे अच्छा उपाय है। ऑनलाइन सीखने की सीमाएं। स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, प्रौद्योगिकी समस्या जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, अलगाव की भावना। एक ऑनलाइन कक्षा में छात्रों और शिक्षकों के बीच कम से कम वार्तालाप होता है। यह प्रायः छात्रों में अलगाव की भावना उत्पन्न कर सकता है। यदि ऑनलाइन संदेश, ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि इस अलगाव की भावना को कम करने का प्रयास करते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण। ऑनलाइन अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के पास डिजिटल रूपों का उपयोग करने की बुनियादी समझ होनी चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सीबीटी और ऑनलाइन लर्निंग को समानार्थक शब्द माना जाता है। सीबीटी 1980 के दशक का शब्द है। ऑनलाइन शब्द इंटरनेट, सीडी और डीवीडी की परिपक्वता के साथ सीबीटी से विकसित हुआ है। इस परिवेश में इंटरनेट आधारित लर्निंग, वेब आधारित लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग सम्मिलित है। ऑनलाइन शिक्षण निम्न मायनों में महत्वपूर्ण है। यह शिक्षार्थियों को सहयोगी इंटरनेट और वेब आधारित अधिगम के अवसरों की सुविधा प्रदान करता है। यह वाइड एरिया नेटवर्क वैन के साथ दूरस्थ शिक्षा का समर्थन करता है। इसमें मल्टीमीडिया, सीडी, रोम या वेबसाइट का भी उपयोग किया जाता है। यह अधिगम के व्यावहारिक पक्ष को संबोधित करता है। यहाँ हाइपरलिंक संभव है। यह नियमित अभ्यास में भी सहायता करता है। यह अधिगम के अनुभवों को एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति देता है, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक एनिमेशन। यह अतुल्यकालिक और तुल्यकालिक संचार मोड के माध्यम से ई प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे शिक्षार्थियों को लचीलेपन की सुविधा मिलती है। अतुल्यकालिक लर्निंग प्रतिभागियों को सिंक्रोनस गतिविधियों की अनुमति देने के लिए ब्लॉग, विकी और चर्चा बोर्ड जैसे तकनीक का उपयोग करता है, जिससे सभी प्रतिभागियों को एक बार चैट सत्र या आभासी कक्षा या बैठक में सम्मिलित होने की अनुमति मिलती है। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग के माध्यम से एक संगठन में कर्मियों की भूमिका दक्षता विकसित करता है, जिसमें विशिष्ट प्रशिक्षण अनुकूलित सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जो ग्राहकों की विशेष ज़रूरतों को एक समर्पित ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी पर सिंक्रोनस मोड के माध्यम से संबोधित करता है। सामान्य रूप से यह सीमित इंटरनेट एक्सेस या वर्ल्ड वाइड वेब पर साझा नेटवर्क के माध्यम से शिक्षार्थियों को एसिंक्रोनस मोड में सार्वभौमिक सामग्री प्रदर्शित करने वाले सामान्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह शिक्षा में आईसीटी के उपयोग पर प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर शिक्षण को बढ़ाता है। वर्ल्ड लिंक जैसी ई लर्निंग प्रणाली शिक्षकों को शिक्षण में प्रौद्योगिकी
को एकीकृत करने में सक्षम बनाती है और इस प्रकार कक्षाओं में गतिशील छात्र केंद्रित शिक्षा का वातावरण निर्माण करती है। संकाय दुनिया में अपने समकक्ष समूहों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं और इस विषय पर विचार और टिप्पणियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ई लर्निंग के दो प्रमुख पहलू हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। प्रभावी ई लर्निंग कोर्स सामग्री तैयार करने के लिए हमें आईसीटी, निर्देशात्मक डिज़ाइन और विषय क्षेत्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञों की एक टीम को सम्मिलित करना होगा। ऐसा प्रारंभ से करना चाहिए ताकि वे एक एकीकृत बल के रूप में काम करें और ई लर्निंग कोर्सवेयर की आवश्यकता के अनुसार योगदान करें। इन दोनों के अलावा तीसरा घटक कार्यान्वयन के लिए अच्छा वितरण वातावरण भी है। MOOCs, MOOCs मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। गत एक दशक से भी अधिक समय से MOOCs पाठ्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ छात्र विविध भौगोलिक क्षेत्रों, शैक्षणिक पृष्ठभूमि और समव्यावसायिक गतिविधियों से आते हैं। भारत अमेरिका के बाद MOOCs का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बन गया है। MOOCs पाठ्यक्रम भारत में NPTEL, IIT की सहायता से सरकार और निजी व्यावसायियों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। स्वयं भी इसका ही एक भाग है, जो कक्षा को किसी लक्षित समूह तक पहुंचाने, वांछित साक्षात्कार स्तर प्राप्त करने और युवाओं की कौशल क्षमता में वृद्धि में सहायता करते हैं। यहाँ MOOCs को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ई-MOOCs और एक्स-MOOCs। ई-MOOCs ऐसे MOOC अध्ययन सामग्री के गतिशील विकास की अनुमति देते हैं, जहां पठन सामग्री और पाठ्यक्रम के पूर्व नियोजित श्रेणी के बजाय MOOC सामग्री को विश्व भर में पाठ्यक्रम लेने वाले शिक्षार्थियों के मध्य ऑनलाइन चर्चा और सहयोग के माध्यम से विकसित किया जाता है। एक्स-MOOCs पारंपरिक दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं, जहां पर पाठ्यक्रम पूर्व चयनित पठन और दर्शन सामग्री के साथ अच्छी तरह से संरचित किया जाता है। MOOCs को पहली बार 2008 में जॉर्ज सिसेन्स और स्टीफन डाउन्स द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसे कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2018 कहा जाता रहा है। इसको सरल भाषा में CCK08 भी कहा जाता है। इसको मैनिटोबा विश्वविद्यालय के लिए एक क्रेडिट पाठ्यक्रम के रूप में बनाया गया है। वर्ष 2012 में इसमें प्रभावी परिवर्तन हुए, जब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सेबेस्टियन ध्रुन और पीटर नॉर्विग ने इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। इसकी सफलता के बाद दोनों प्रोफेसरों के ऑनलाइन ज्ञान साझा करने के लिए एक व्यवसाय मॉडल ओडेसिटी को आरंभ किया। कोर्सेरा एंड edX काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। अधिकांश MOOC कार्यक्रमों में प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि दी होती है। वहाँ कुछ 100 पुस्तक पाठ्यक्रम भी होते हैं। वे सभी MOOCs के लगभग 6% हैं। MOOCs के निर्देश मल्टीमीडिया सामग्री के रूप में दिए जाते हैं। इसे कभी कभी मिश्रित अधिगम के रूप में भी जाना जाता है, जो कि ऑनलाइन और आमने सामने कक्षा घटकों को एक साथ लाता है। यह प्लेटफॉर्म कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार की नीति मुक्त ओपन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की है। यहाँ उपयोगकर्ता टैबलेट, स्मार्टफोन सहित मोबाइल उपकरणों के माध्यम से पाठ्यक्रमों तक पहुँच रहे हैं। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS जैसे कई प्लेटफार्मों का समर्थन
प्लेटफार्मों तक पहुंच रहे हैं। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईफोन जैसे कई प्लेटफार्मों का समर्थन करते हैं, जिससे शिक्षार्थियों को नामांकन प्राप्त करने, पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंचने और सभी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। मॉक पाठ्यक्रमों के लिए मुख्य तौर पर निम्नलिखित विशेषताओं को अपनाया जाता है। पाठ्यक्रम प्रारूप: स्वपुस्तक या अनुसूचित पाठ्यक्रम शेड्यूल कोर्स, अधिगम प्रतिरूप या ऑनलाइन या मिश्रित। शिक्षार्थी, इसमें किशोर विद्यार्थी और वयस्क विद्यार्थी। शिक्षार्थी किशोर में अधिगमकर्ता शिक्षक पर निर्भर है और वयस्क शिक्षार्थी स्वयं प्रेरित और स्वयं निर्देशित है। शिक्षार्थी के अनुभव की भूमिका: किशोर में शिक्षार्थी के पास बहुत कम अनुभव है। शिक्षार्थी को संसाधन के रूप में उपयोग किए जाने जैसा बनाया गया है। प्रशिक्षक का अनुभव सबसे प्रभावशाली है। और वयस्क में शिक्षार्थियों के पास जीवन के अनुभव का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। वयस्क एक दूसरे के लिए एक प्रसिद्ध संसाधन है। अनुभव स्वयं की पहचान का स्रोत बन जाता है। अधिगम के लिए अभिविन्यास: किशोर में अधिगम निर्धारित विषय वस्तु प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। विषय इकाइयों के तर्क के अनुसार सामग्री इकाइयों का अनुक्रम किया जाता है। और वयस्क में अधिगम के लिए वास्तविक जीवन के कार्यों की प्रासंगिकता होनी चाहिए। अधिगम विषय वस्तु इकाइयों के बजाय जीवन कार्य स्थितियों के आसपास आयोजित किया जाता है। अधिगम के लिए प्रेरणा: किशोर में अधिगम मुख्य रूप से बाहरी पुरस्कार, सजा, ग्रेड के लिए प्रतिस्पर्धा और विफलता के परिणामों से प्रेरित होती है। और वयस्क यहाँ आंतरिक प्रोत्साहन द्वारा प्रेरणा होती है। यह मान्यता जीवन की बेहतर गुणवत्ता, आत्मविश्वास, आत्मबोध से प्रेरित होती है। अधिक ज्ञान की आवश्यकता: प्रेरणा जीवन के कुछ पहलुओं से अधिक प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अधिगम की मांग: किशोर शिक्षार्थी को जीवन के उत्तरदायित्व, जीवन की मांग के साथ संतुलन करने चाहिए। और वयस्क में शिक्षार्थी सीखने के लिए अधिक समय समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के प्रति इस स्तर पर उत्तरदायित्व न्यूनतम होता है। आवश्यकताओं का निदान: किशोर में मुख्य रूप से शिक्षण प्रणाली और शिक्षक द्वारा, और वयस्क में शिक्षकों और सूत्रधार द्वारा पारस्परिक मूल्यांकन। पाठ्यक्रम की योजना: किशोर में मुख्य रूप से शिक्षण प्रणाली और शिक्षक द्वारा, वयस्क में शिक्षार्थियों और सूत्रधार द्वारा पारस्परिक रूप से। अधिगम के उद्देश्य: किशोर में शिक्षण प्रणाली द्वारा उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उद्देश्य पूर्ण निर्धारित और अनम्य हैं। वयस्क उद्देश्य आपसी बातचीत से निर्धारित होते हैं। उद्देश्य लचीले होते हैं। अधिगम की योजना तैयार करना: किशोर शिक्षक सामग्री योजना, निश्चित पाठ्यक्रम, तार्किक अनुक्रम। और वयस्क अधिगम अनुबंध, अधिगम प्रोजेक्ट तत्परता से प्राप्त किया गया। शिक्षण गतिविधियाँ: किशोर निष्क्रिय शिक्षण विधियाँ जैसे संचरित तकनीक, नियत रीडिंग आदि का उपयोग किया जाता है। वयस्क सक्रिय प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। अधिगम की गति: किशोर शिक्षक सीखने के समय और गति को नियंत्रित करता है। वयस्क शिक्षार्थियों के मूल्यांकन और सीखने की गति को प्रभावित करते हैं। मूल्यांकन: किशोर शिक्षक का ग्रेड के साथ सामान्य संदर्भित, वयस्क शिक्षार्थियों द्वारा एकत्र किए गए सबूतों द्वारा, सहकर्मी, सूत्रधार, विशेषज्ञ द्वारा मान्य। मानदंड संदर्भित। पाठ्यक्रमों की संख्या प्लेटफॉर्म के किसी भी पाठ्यक्रम में पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या। और संस्थागत आभार: इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स, अन्य संस्थान मॉक प्लेटफॉर्म पर पूर्ण किए गए पाठ्यक्रमों के लिए आभार प्रदान करते हैं।
प्लेटफॉर्म भाषा वे कौन सी भाषाएं हैं जिनमें मंच प्रदान किया जाता है। मोबाइल ऐप क्या प्लेटफॉर्म में ऐप हैं। ऐप किस प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड और या iOS के लिए दिया गया है। MOOCs शैक्षणिक तकनीकों, ज्ञान साझाकरण और वैश्वीकरण द्वारा संचालित होते हैं। पाठ्यक्रम मुक्त या बहुत न्यून मूल्य पर पेश किए जाते हैं। शीर्ष स्कूलों के प्रोफेसरों द्वारा कई MOOCs पाठ्यक्रम पेश किए जा सकते हैं। MOOCs को मुक्त और वितरित के संयोजन के रूप में भी लिया जा सकता है।